हिस्ट्री है। लास्ट टाइम पीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले जो है किसने जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो डोब्राइनर है, लॉ ऑफ ट्राइएडिस ने दिया। उसने एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज किया, ऐसा कि फर्स्ट और थर्ड की जो एवरेज है एटॉमिक मास की वो सेकंड के इक्वल हो। ये एग्जांपल गिवन है, ये मोस्टली सब बच्चों को पता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मास की बेस पे है। इसमें कोई तमहीद नहीं बांध रहा, ताकि हम क्विकली जो है इसको कवर कर लें। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये भी एटॉमिक मास की बेस पे है कि हर आठवां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले से रिजेंबल करती हैं। 1864 में इसने दिया। उसके बाद लॉदर मेयर ने एटॉमिक कर्व दिया 1835 से 1895। समटाइम इसे ये भी कहा जाता है कि जो है इसने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी हेल्प की, या उससे मिलता जुलता भी टेबल दिया। कुछ बुक्स में लिखा हुआ, लेकिन जो है वो मुझे मिला नहीं उसके डिटेल जो है। इसने एटॉमिक कर्व दिया, ग्राफ बनाया कि उसमें एटॉमिक मास वर्सेस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिया गया, तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले उस ग्राफ में, उस कर्व में एक जैसी पोजीशन पे थे। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह इसी तरह का मेंडलीव ने जो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया, इसमें रोज एंड कॉलम्स थी, ये एटॉमिक मास के बेस पे थे सारे। एक्स-रेज की डिस्कवरी के साथ एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो कि एटॉमिक नंबर जी जिससे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इसकी बेस पे है। और एटॉमिक नंबर जो है हर एलिमेंट की पहचान है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, चाहे वो कोई भी है, वो हाइड्रोजन होगा। चाहे उसका एटॉमिक मास 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो उसके आइसोटोप्स होंगे, लेकिन वो हाइड्रोजन होगा। अब तक जो है 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसका आईयूपैक ने बाकायदा जो है वो ऐलान किया है। कुछ फीचर्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स हैं। जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी उसमें 8A एंड 8B जो है वो ग्रुप्स थे। पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल को शो करती है। ग्रुप नंबर 1 है, उसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अब जो है आईयूपैक ने जो नई क्लासिफिकेशन में या नोमेनक्लेचर में 18 ग्रुप्स कह दिया। लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं 1 2 3 4 और 18 तक चलते हैं। नोबल गैसेस जो है वो 18 ग्रुप है। वो एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 2 और 12 18, ये जो एस ब्लॉक वाले हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये पी ब्लॉक वाले हैं, इनकी वाइड प्रॉपर्टीज हैं, वैरायटी है, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें। और ग्रुप जो हैं 3 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, जो कि डी और एफ ब्लॉक हैं। वहां पे हम देख लेते हैं डी और एफ ब्लॉक हैं। इसके अलावा मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स की भी हैं, कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, सेंटर में कहीं पे मेटलॉइड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के, और राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं। जो कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स हैं, जो रोज होती हैं वो पीरियड्स हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेल्स, जितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हों, वो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स ने जितने शेल्स ऑक्यूपाई किए हों वही उसका पीरियड है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसके एक फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। लिथियम के 2 शेल्स में है तो लिथियम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। सोडियम के 3 शेल्स हैं तो वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ये रोज हैं, 7 पीरियड्स हैं। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि ऑल आर कंप्लीट। जो आईयूपैक ने 118 एलिमेंट्स अनाउंस की हैं, उसके साथ ही 7 पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया था, जो कि हमारी ओल्डर बुक्स में, पुरानी बुक्स जितनी भी चलती आ रही है उसमें लिखा हुआ कि 7 पीरियड जो इनकम्प्लीट है, लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं फ्यूचर में 8 पीरियड स्टार्ट होगा, 8th जो है पीरियड। और वैसे याद रखें कि शेल्स जो हैं, हाइड्रोजन में एक शेल नहीं है, लिथियम में 2 शेल्स नहीं है। ये वो शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेल स्पेस होती है और इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी तक होती है। जिस तरह हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्साइड हो जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो लाइमर, बार्मर, पेस्टन, ब्रैकर, पिफन सीरीज जो है वो शो करते हैं। अब अगर हाइड्रोजन में एक ही शेल है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे और वापस कैसे आएंगे? इसका मतलब है हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल के अलावा और भी बाकी शेल्स भी हैं, और शेल्स हर एटम में इन्फिनिटी होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, स्पेस है। इसके अलावा ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स जो हैं वो बेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक में आएंगे। फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है वो एस में आता है। पी जो है थर्ड बी, थर्ड ए से लेके 8th ए तक जो है ओल्डर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो पी में आता है। उसके अलावा डी और एफ जो है सेंटर। ये क्लासिफिकेशन है, ये एस ब्लॉक है। ये प्योर मेटल्स हैं, ये पी ब्लॉक है। इसमें कुछ मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसमें है इंटरेस्टिंग चीज, एस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 2। एस एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस स्मॉल लिखना चाहिए ये वाला। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसके ग्रुप्स भी 2 ही हैं। हीलियम एक एक्स्ट्रा है। ग्रुप 1 उसमें पार्शली फील्ड एस होता है, S1 होता है, और ग्रुप 2 में S2 है, 2 इलेक्ट्रॉन से।
एस फिल होने के बाद आता है पी और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 13 से 18 जो ग्रुप्स हैं, इसे हम जो है 3A से 8th A कह लें। जो ओल्डर था वो इस तरह रोमन में लिखते थे, 3A से लेके 8 नोबल गैसेस तक, 8th A तक, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास पी ब्लॉक है। पी जो है ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये ग्रुप्स भी 6 ही हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 हैं। डी ब्लॉक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये लार्जेस्ट ब्लॉक है। डी जो है डी ऑर्बिटल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सबशेल है, 5 ऑर्बिटल होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और डी ब्लॉक जो है उसमें 10 ग्रुप्स हैं, 10 कॉलम्स हैं, 10 ग्रुप्स हैं। और एफ ब्लॉक जो है इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ ब्लॉक जो है 14 ग्रुप्स में आता है। एफ जो है 14th ग्रुप नहीं, 14 ग्रुप्स पे जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। लेफ्ट राइट चलते हैं, लेंथ हेड 14 है, एक्टिव हेड 14 है। तो जो है पहला मेंबर वो एक जो है थर्ड में होगा, दूसरा फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, इस तरह 14 ग्रुप्स तक फैला हुआ है। 14 ग्रुप्स तक, 14 ग्रुप्स के ऊपर फैला हुआ, यूं कह। कुछ और क्लासिफिकेशन या नेम है, ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? यूरेनियम के बाद ये सारे सिंथेटिक है। यूरेनियम 92 है, दुनिया में हर चीज इन 92 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जो यूरेनियम तक है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं 26 एलिमेंट हैं, वो भी इनसे जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं। दुनिया की हर मैटर, हर देखने, खाने पीने, जो है टेस्ट करने वाली, पहनने वाली चीज जो है वो इन 92 नेचुरल एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। उसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए तो किसको कहते हैं? एमसीक्यूज वगैरह में लेंथेनाइड, एक्टिनाइड को कहते हैं। इनमें वैसे कुछ एलिमेंट्स रेयर अर्थ हैं, लेकिन जनरली जो है इन सारों कह लेते हैं। अल्कली मेटल्स 1A जो है, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? अल्कलीज बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, वो बेसिक होते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सोलबल हैं। अल्कली कैसे कहते हैं? वाटर सोलबल जो बेसिस होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं। बेस और अल्कली में डिफरेंस है, वाटर सोलबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ए को, ग्रुप 2 जो है जमीन में जो है ये ज्यादा है अमाउंट में, तो अल्कलाइन अर्थ है। अल्कलाइन भी इन्हें उसी वजह से कहा जाता है। हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मर्स। साल्ट का मतलब यही है कि साल्ट वैसे तो होता है कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट एसिड और बेस के मिलने से बनता है, ठीक है। और ये हेलोजेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत से साल्ट्स हैं, NaCl ये अकेला सॉल्ट नहीं होता। तो ग्रुप 7A या 17th ग्रुप है। चालकोजन जो है वो मेटल गिवर्स है, नेम मेटल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। ग्रुप जो है 16 या 6, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। होता यह था कि जो मेटल्स है ना बहुत से, उनकी जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स या सल्फाइड की फॉर्म में है। तो स्टार्ट में जब भी मेटल को अलग किया जाता था तो उसके साथ क्या बचता था? या ऑक्सीजन या सल्फर। तो कहा जाता था कि यही है कि जो मेटल देते हैं, क्योंकि बाकी बच जाते हैं ना। नोबल गैसेज या जीरो ग्रुप, सम पहले पहले से इनर्ट गैसेज भी कहा जाता था, लेकिन अब जो है नोबल गैसेज कहा जाता है। 8th A या 18 ग्रुप। एटॉमिक मॉडल है, अब तो है वेव मैकेनिकल मॉडल, ऑर्बिटल है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से एटम के एटम डिवाइड हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो है एटम की इनडिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। उससे फिर उसके अलावा 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके मॉडल दिया। उसके बाद 1930 में बोहर्स मॉडल है। फिर उसके बाद डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर दी। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव मैकेनिकल मॉडल है। और अब जो है वो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच जो है वो लेटेस्ट है। इसमें क्वांटम नंबर देख लेते हैं कुछ। क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स उनका सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन से शो करते हैं। ये ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल को शो करता है। इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक होती है। इसको नॉर्मली हम के एल एम एन से स्टार्ट शो करते हैं। रेडियस जो है वो बोहर इक्वेशन है 0.5 to 9 into n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर फार्मूला से आते हैं। एनर्जी जो है 13 into 1 by n स्क्वायर किलो जूल पर मोल एनर्जी आ जाए किसी भी शेल की निकालनी। जो है n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज और एनर्जी के। n बढ़ता जाएगा, साइज भी बढ़ता जाएगा और एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर l सब शेल है। l की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है। इसकी रीजन ये है कि जब हम बोहर के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, हम कहते हैं जब हम लाइन स्पेक्ट्रा को हाईली रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं तो वो लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट नजर आती हैं। उसका मतलब यही है कि दो शेल्स ही नहीं है, शेल के दरमियान भी कुछ है। लेकिन पहले हम जो है हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रा से हमें क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रा से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब्सॉर्ब भी करते हैं लाइट और एमिट भी करते हैं। इसका मतलब है वो कुछ दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो है वो कहते हैं एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं, यूं कहते हैं। फिर जब उन लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा के बाद हम उस लाइन स्पेक्ट्रा को फर्दर जो है हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं तो वो लाइन फर्दर स्प्लिट होती है। तो हम कहते हैं सिर्फ शेल्स ही नहीं है, शेल्स बजाते खुद किसी और से मिलकर बने हुए हैं, तो वो हम कहते हैं सब शेल है।
उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उन लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो लाइन फर्दर स्प्लिट होती है। इसका मतलब है हम कहते हैं सब शेल ही नहीं है, सब शेल भी कुछ से मिलकर बने हुए हैं, वो है ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल यूं ही ले लें, दो सिटीज हैं जिसमें लाहौर है और फैसलाबाद है, ये दो सिटीज हैं कोई, अगर दो उनके दरमियान 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर दोनों के करीब वाले जो है एंड्स तक कोई बंदा ट्रैवल करेगा उसे 110 किलोमीटर या 120 ही पड़ेगा, अगर दोनों के दूर दूर वाले कॉर्नर वाले सिरों पे जाएगा तो उसे 140 किलोमीटर पड़ेगा। तो हम जनरल कह देते हैं कि ये दो शेल्स हैं, लेकिन एक शेल को देखते हैं तो हम कहते हैं एक सिटी बताते खुद कुछ नहीं है, ये कुछ कॉलोनी से मिलकर बना हुआ, कॉलोनी फर्दर जो है वो कुछ गलियों से मिलकर बनी हुई है। दो शहरों के दरमियान एक एवरेज डिस्टेंस है, लेकिन जब हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो दो कॉलोनीज तक जो है, एक शहर से दो डिफरेंट कॉलोनीज तक डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे भी यही है, दो शेल्स के दरमियान डिस्टेंस, एक शेल में फिर सब शेल है, सब शेल के अंदर फिर क्या है, ऑर्बिटल्स है। तो ये चार वैल्यूज ही आती हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इसके पीछे एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड है हमारा। चार वैल्यूज का उसका मतलब है चार तरह के सब शेल हैं, आप आसान वर्ड्स में हम बात कर रहे हैं। SPDF ये स्टैंड करता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। ये शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल ये स्पेक्ट्रल टर्म है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलती हैं उनकी वजह से ये कहा गया है। शेप जो इनकी है, S स्फेरिकल है, P डंबल शेप है, D सॉसेज शेप है और F जो है कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हम कह देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में क्या आते हैं, 2 × 2l+1। और जो है यहाँ पे एक और चीज स्किप होगी, S के लिए वैल्यू 0 है, P के लिए वैल्यू 1 है एजीमुथल क्वांटम नंबर की, D के लिए 2 है और F के लिए जो है वो 3 है। इस फॉर्म से S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6, D में 10 और F में 40। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, हम यूं कह लें कि ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है -L से लेके 0 तक जाती है, फिर +L तक। अब ये लेंगे 0 से लेके +-L तक, ये दो ही नहीं इस तक जाती है। ये भी थोड़ा सा एफएससी बुक में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया गया। नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये वैल्यूज की तादाद है 2l+1। अगर l 0 है, s है, तो m जो है वो 0 होगा, m की तादाद जो है वो 1 होगी, तो एक ऑर्बिटल है s के अंदर, s सब शेल है, s ऑर्बिटल है। अगर l की वैल्यू 1 है, p है, तो m की वैल्यू क्या होगी, -1, 0 और +1। अगर ये 2 है तो -2, -1, +1, +2, 0, यानी कि -2, -1, यहाँ पे 0 लिखे, +1, +2, 5 है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं। और f है 3 है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, 7 ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑर्बिटल्स को शो करता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में रखने से जी मैन इफेक्ट होता है, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था 15 या 17 वाले पेपर में। और स्पिन क्वांटम नंबर हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट है, जब हम उन लाइन को फर्दर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो लाइन फर्दर दो में स्प्लिट होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, अब क्या डिफरेंस आ गया, अब उनकी जो है वो स्पिन डिफरेंट आ गई, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए +½ वैल्यू है, दूसरे के लिए -½ वैल्यू है। अब हाफ वैल्यू है, ये दूसरे के अलग अलग है। इसीलिए हम जब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पेयर की फॉर्म में लिखने का मतलब यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब वो स्पिन करेंगे, स्पिन करने से उनकी जो है इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे पहले लो एनर्जी वाले, फिर हाई एनर्जी वाले। याद रखने का तरीका ये है कि ए से स्टार्ट करता है, ए जो है पहला है ना, तो आप कहें लो एनर्जी, एक सीक्वेंस से फिल होते हैं, लो से हाई पे जाते हैं, जिस तरह सीढ़ी जाते हैं, लो फिर हाई फिर हाई। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर जो है एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होता, या आप यूं कह लें एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। उनका शेल सेम हो सकता है, उनका सब शेल सेम हो सकता है, उनका ऑर्बिटल सेम हो सकता है, लेकिन उनकी स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल जो है ये स्टेबिलिटी का भी बताता है। इसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं कि अगर डीजनरेट एक जैसे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के पास अवेलेबल हों, एक जैसी एनर्जी के डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे और उनकी स्पिन जो है वो सेम होगी। नेक्स्ट है n+l रूल। इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो n+l रूल से फिल होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 3p में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा या 2d में, तो ये जो 3 और 2 लिखा हुआ सामने, ये n की वैल्यू है। और l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू सॉरी 2d नहीं होता, 3d होता है, तो आप इसे 3d कह लें, इसे जो है 4s कह लें, ठीक है, इसको रेस कर देते हैं, 3d और 4s, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन n+l रूल के अकॉर्डिंग जो है ये जो 3 और 4 है ये n की वैल्यू है, और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2। अब 3+2 इसका 5 होगा, और 4s का जो है n+l वैल्यू 4 होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम जिसमें जो एक्सेप्शंस है वो हम देख लेंगे। एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज से बाकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिसिटी जो हम पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती हैं। जैसे आप इतना याद रख लें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यहाँ पे होना है इन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप,
टॉप टू बॉटम इन ग्रुप शेल्स बढ़ते जाते हैं। हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटाशियम में 4 है। तो शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। बाकी 3-4 चीजें बताते हैं आपको कि इससे उल्टे हैं। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, लेफ्ट राइट साइज कम होगा। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये 3 वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों जो हैं ये साइज के अपोजिट हैं। तो टॉप टू बॉटम साइज ज्यादा, ये तीनों वैल्यूज कम, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। शील्डिंग इफेक्ट है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करेंगे, या यूं कह लें कि आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस तक वो कम कर देंगे, या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम कर देंगे, शील्ड कर देंगे, उसके इर्द गिर्द घेरा डाल देंगे। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है जी इफेक्टिव, जी शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डेफिनेटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन या एंटरिंग इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे है। तो स्क्रीन ये है हमारा फार्मूला। जी इफेक्टिव क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उस पर साइज डिपेंड करना है। अब न्यूक्लियर चार्ज पहले शेल के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, दूसरे के लिए कम होगी, तीसरे के लिए उससे कम होगी, चौथे के लिए उससे कम होगी। तो कितनी कम हो जाएगी और टोटल कितना इफेक्ट होगा उसे कहते हैं जी इफेक्टिव। जी माइनस सिग्मा, कि जी एक्चुअल क्या है, एटॉमिक नंबर एक्चुअल क्या है जो हम लिखा होता है हमने, और रिडक्शन इन चार्ज, रिडक्शन कितनी है, कमी कितनी आई है। जी इफेक्टिव जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज बढ़ता जाएगा, जी इफेक्टिव कम होता जाएगा। यह स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ जी इफेक्टिव बहुत आसान है। सिग्मा निकालने का तरीका क्या है? किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना। फॉर एग्जांपल ये कॉपर 29 है, इसके हम 4s1, इसके लिए जो है इसका आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 4s1 में आता है, इसका हम लिए हम सिग्मा निकालना है, इसके लिए हमने जी इफेक्टिव निकालना है। तो जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा? जब सिग्मा की वैल्यू फाइंड होगी। तो करना क्या है कि जो रिमेनिंग है nth शेल, 4 शेल है, 4 शेल में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है 4 शेल में एक ही है, तो बाकी कोई नहीं रह गया, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे और कोई नहीं है, 0 है तो 0.35 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो है n-1, इसके इनर वाला, ये 4 शेल था, तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, इनको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दें। और जो रिमेनिंग जितने भी हैं, सेकंड है, फर्स्ट है, या इससे भी और ऊपर होता तो फिर और भी होने थे, उन सबको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी ये सिग्मा की आएगी, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी समटाइम कहते हैं हम इसे। तो जी इफेक्टिव क्या होगा? 29 इसका एटॉमिक नंबर है, माइनस सिग्मा 25.30 3.7। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर तो 29 है, लेकिन 4s1 इलेक्ट्रॉन्स तक जस्ट 3.7 जो है प्रोटॉन का अट्रैक्शन जो है वो पहुंचेगी। ठीक है, यह जी इफेक्टिव आसान फार्मूला, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। कोवलेंट रेडियस हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ होती है। आयनिक रेडियस में कुछ बेसिक चीजें, एनाइन का साइज पेरेंट से ज्यादा होता है, केटाइन का जो है वो कम होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत दफा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेम से होता है कि आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम आयन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आयन, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 10 है। तो पूछा जाता है कि साइज के साथ साइज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो है एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम का 13 है, और मैग्नीशियम का 12 है, सोडियम का 11 है। तो इस पे +3 चार्ज हम पढ़ भी चुके हैं ऊपर, केटाइन का साइज कम होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा साइज उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला ना लगाएं तो ये वाला फार्मूला जो है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी समटाइम कहते हैं, किसी एटम के आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड भी हो, गैसियस, ये दो कंडीशन होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों के लिए। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिक चीजें आप इसकी पढ़ चुके हैं। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेफ्ट टू राइट साइज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसने इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही मजबूती से पकड़ा होगा, उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज n ज्यादा, साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, कम एनर्जी लगाना पड़ेगी, साइज भी वही है। ये है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एक शेल में s जो है वो न्यूक्लियस से करीब होता है, उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है, s में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। एक ही शेल की बात करें, p में से कुछ आसान होगा, d और f। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फील्ड ऑर्बिटल जो है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं और हाफ फील्ड उसके बाद आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसमें चार्ज ज्यादा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। एक्सेप्शन जो पूछी जा सकती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सेकंड ए की और फिफ्थ ए की। सेकंड जो है बेरिलियम मैग्नीशियम है, इसका आउटर मोस्ट
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो s में आते हैं 2s2 फॉर एग्जांपल s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो s क्या होगा, फील्ड होगा। s फील्ड होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो px py और pz, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। इसकी वजह से तीनों जो हैं वो क्या है, हाफ फील्ड हो गए। हाफ फील्ड है तो रिलेटिवली ये स्टेबल हो गए। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है एज कंपेयर टू इससे पहले वाला क्या है, कार्बन उसकी निस्बत और ऑक्सीजन दोनों की निस्बत, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जो है सेकंड और फिफ्थ जो है ये एक्सेप्शन शो करते हैं, ये ज्यादा स्टेबल हैं, इनकी एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उसी तरह ही है, टेंथ तकरीबन सेम है इनमें, टेंथ सेम है टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, अफिनिटी होता है अट्रैक्शन। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा, एटम में भी हो सकता है, किसी आयन में भी हो सकता है। तो ये आप सबने पढ़ा हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन जो पहला ऐड करते हैं किसी एटम में तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पहली जो है। दूसरा जो अब्सॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, चार्ज नेगेटिव आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। अफिनिटी तो खींच के एंटर कर लेना, खींचना किसने है, जब एंटर होगा तो न्यूक्लियस ने होल्ड रखना। जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस की अफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी टॉप टू बॉटम, लेफ्ट राइट ज्यादा होती है, फैक्टर वही है इसके भी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। किसकी कम होगी, फील्ड ऑर्बिटल की और हाफ फील्ड की। तो सेकंड ए में क्योंकि एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो स्टेबल है, तो अब इलेक्ट्रॉन और लेना इसके लिए आसान नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी कम होगी। और जो है नाइट्रोजन में भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड जो है रिलेटिवली स्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी भी कम होगी। ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन गिवन है। उसके अलावा टॉप टू बॉटम आते हुए जो है हम कहते हैं टॉप टू बॉटम ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन की निस्बत जो है वो क्लोरीन की ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि फ्लोरीन जो है ना साइज से कम है, जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो साइज कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है उसकी इंटेंसिटी या कहना उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसको जो है अकोमोडेट करना इतना आसान नहीं होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन जो है वो अकोमोडेट कर लेगा। सल्फर की जो है ऑक्सीजन से ज्यादा, ये जीरो लिखा हुआ ऑक्सीजन है। तो फ्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो है लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्योंकि साइज कम है, 2 शेल्स हैं, दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे ना, और जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ऑर्गेनिक के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है। ये फैक्टर्स हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट उतना ही ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ऑक्सीजन स्टेट फॉर एग्जांपल Fe+2 है और Fe+3 है, तो देखने पर कौन सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, जिसपे +3 है, चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीजन स्टेट जिसकी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है पॉजिटिव कैरेक्टर के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उल्टा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर नॉर्मली हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये एक है कि मोलिकेन के अकॉर्डिंग जो है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसकी एवरेज लें, इसको 2 पे डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक और इंटरेस्टिंग बात है, sp ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, sp2 की कम होगी, sp3 की उससे कम होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी s की ज्यादा होगी, p की उससे कम, d की उससे कम, f की उससे कम। फिर जान रूल है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पोलराइजेबिलिटी को डिस्कस करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फोर्थ ग्रुप तक जो है वो इंक्रीज करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल्स हैं, उसके बाद कार्बन है, नॉन मेटल है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ये क्या गैसेज हैं, तो गैसेज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन अ पीरियड। जनरली टॉप टू बॉटम जो है साइज बड़ा होने की वजह से पैकिंग जो है वो लूज हो जाती है, पैकिंग लूज होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो टॉप टू बॉटम जो है मेटल्स वो सॉफ्ट होती जाती हैं और जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मेटल्स की बात करें लेफ्ट साइड पे जो है, राइट साइड पे जो है वो ज्यादा होता जाएगा। हेलोजन्स में टॉप टू बॉटम ज्यादा होता है, नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है फोर्थ ग्रुप तक इंक्रीज करता है और फिर जो है वो डिक्रीज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मेटल्स है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दूसरे को देंगे, दूसरे को देंगे तो उसे रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेफ्ट साइड पे हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है और नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसमें दो चार चीजें जो है पूछी जा सकती हैं, वो लिखी हुई है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि जिस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रोड डिप किया हो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और 298 केल्विन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम हो। और इसके अलावा रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में जो है टॉप वाला जो एलिमेंट होता है वो लोअर वाले को रिप्लेस कर देता है। हमारे पास जो सीरीज है वो रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज है। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन की एबिलिटी, ऊपर वाली वैल्यूज माइनस में है, नीचे वाली वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। तो जो टॉप पे एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि एसिड्स में से हाइड्रोजन को कौन सा रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर हाइड्रोजन का जो है रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, किसमें से, एसिड में से। जिंक ऊपर है तो जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन कॉपर जो है वो नीचे है, कॉपर प्लस HCl रिएक्शन नहीं होगा। ये देखें, एलिमेंट्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस वैल्यू जो है ना, नेगेटिव वैल्यू जो है ऊपर, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड एंड विल बी ऑक्सीडाइज। स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस अदर्स। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब किसी गैशियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर और उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, उसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है यूजुअली। सम टाइम एनर्जी अब्सॉर्ब भी होती है क्योंकि हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो जब उसे डिल्यूट करते जाते हैं एक मोल गैशियस आयन को उसमें वाटर डाल के एनर्जी रिलीज होती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब और उसमें वाटर डालने से, डिल्यूट करने से उसमें फर्दर एनर्जी रिलीज नहीं होगी। उस वक्त तक जितनी एनर्जी रिलीज हुई टोटल, उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि आप उसमें और डालें तो कोई उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज ओवर साइज। तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये यूं कहें चार्ज डेंसिटी का प्रोपोर्शनल है। अब ये हेलाइड्स, ऑक्साइड और हाइड्राइड्स हैं, ये तीन कंपाउंड्स हैं। ये एफएससी की बुक में है लेकिन ये जरूरी है पढ़ना। हेलाइड्स बाइनरी कंपाउंड ऑफ हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कंपाउंड जो बाइनरी कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। याद रखिए मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होता है? आयनिक। अब मेटल जो लिथियम है हम कहते हैं मेटल है, लेकिन इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा, साइज कम होने की वजह से। ये हम नेक्स्ट जो है अपने जो है चैप्टर में देख लेंगे या लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, और देखिए एल्यूमिनियम फ्लोराइड। अब फ्लोराइड जो है वो सबसे बहुत आयनिक है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फॉरन किसी में से भी ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो आयनिक है और एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है वो कोवलेंट। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो इसमें कुछ शेयरिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट जो है, अब इसमें एक चीज तो फिक्स है, हेलोजन। अब हेलोजन को हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेफ्ट राइट का मतलब बाकी एलिमेंट्स जो हैं, बाकी लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, मेटल्स और हेलोजेंस क्या है? नॉन मेटल्स है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनका बॉन्ड हेलोजेंस के साथ मेटल का आयनिक होगा। और राइट साइड पे जो है, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे जो है हमारे पास जो है नाइट्रोजन वगैरह है, फास्फोरस है, इनके बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब आएंगे आयनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। और टॉप टू बॉटम जो है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो डेफिनेट बात है आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसके अलावा जो है बेरिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। ये लेयर चेन या लेटेस्ट टाइप होती है। जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना ही आयनिक होंगे और सॉलिड्स होंगे। कोवलेंट हैलाइड जो है वो गैसेस हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हैलाइड डिपेंड्स ऑन साइज, पोलराइजेबिलिटी। ये देखें PbCl2 ये आयनिक है, PbCl4 जो है वो कोवलेंट। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें एक हाइड्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन को हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, मेटल फिर वो ये मेटल जो है नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएंगे, वो क्या होगा? आयनिक होगा। राइट साइड पे क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वो नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बनेगा। मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मली यूजली जो है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कंडक्टर इन लिक्विड, लिक्विड का मतलब है उसका सोल्यूशन बना लें या उसे मेल्ट कर लें। उसके बाद जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम जो इंटरमीडिएट हैलाइड्स बनाते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो गैसेस, लिक्विड्स, नॉन कंडक्टर हैं। स्टेबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोवलेंट की मतलब लेफ्ट साइड पे उस जो एलिमेंट होगा, जिस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम है, ये मेटेलिक कैरेक्टर भी इसमें ज्यादा है। ठीक है। फ्लोरीन जो है फ्लोराइड बनाएंगे, फॉर्म स्टेबल। थैलियम, लेड, बिस्मथ फॉर्म लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्राइड्स आर फाउंड व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.8, तब जो है वो हाइड्राइड बनते हैं। लेफ्ट टू राइट बॉन्ड बिकम मोर पोलर। ठीक है, पोलर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्साइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ये इन तीनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन ये दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर उनकी नेचर, दूसरा है आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक वही है, आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग का ट्रेंड तीनों का सेम होगा क्योंकि हेलाइड्स भी नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल हैं और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो लेफ्ट साइड पे जो मेटल्स हैं वो इन तीनों के साथ आयनिक होंगे, लेफ्ट पे आयनिक, राइट साइड वाले कोवलेंट। टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर जो है इनके ऑक्साइड, हेलाइड्स और हाइड्राइड्स का बढ़ेगा। इसमें देख सकते हैं एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, लेफ्ट साइड पे बेसिस हैं। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर हैं,
क्योंकि वाटर में डालते हैं तो बेसिस बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डालेंगे कार्बोनिक एसिड बनेगा, P2O5 है वाटर में डालेंगे फास्फोरिक एसिड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये एग्जांपल है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल पूछी जाती है, तो ये 4 एग्जांपल हैं। टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? टॉप टू बॉटम मेटेलिक एक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिवर्स स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व्ड। और एक और जो पॉइंट है, एसिडिटी इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। एसिडिटी जो है वो सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली ऑक्साइड्स का काम होगा। इनके जो एसिड्स बनेंगे HClO4 HClO3 उन पे आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल एटम की ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट्स जितने ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले जितने ग्रुप स्पीशीज या एलिमेंट्स ज्यादा होते जाएंगे, एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। जनरल एक जो रख लें, कोई भी एसिड है, किसी स्पीशीज में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ग्रुप है, जो भी एलिमेंट है, एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। सिंपल सी बात है। ClO4 में 4 ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ClO में 1 ऑक्सीजन है, बाकी क्लोरीन सब में कॉमन है। यही था, ट्राई किया है कि काफी जो ज्यादा सम अप कर दिया जाए। तो होपफुली इसी में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या जनरल ट्रेंड पूछा जाता है, या उसमें जो एक्सेप्शन है, आयोनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड और फिफ्थ ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड करने का कोई तरीका हो, या ऑक्साइड्स की नेचर। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम।